बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स के दूसरे लेक्चर में एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और देखेंगे कि पेप्सिनोजिन और पेप्सिन में क्या फ़र्क है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स द biological catalysts possess the following important characteristics। एंजाइम्स जो कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स हैं वो दर्ज झैल अहम खसूसियात रखते हैं। कैटलिस्ट्स को उर्दू में अमल अंगेज़ कहते हैं। अमल अंगेज़ का मतलब है कि अमल को बढ़ाने वाला, जैसे शर अंगेज़ लफ्ज़ है, गैर मुनासिब है थोड़ा, यानी कि शर को बढ़ाने वाला है। इसी तरह कैटलिस्ट्स का मतलब है अमल अंगेज़, यानी अमल को बढ़ाने वाला, यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ाते हैं, तेज़ करते हैं, उनकी कैटलिसिस करते हैं। तो एंजाइम्स जो कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स हैं वो दर्ज झैल अहम खसूसियात रखते हैं। पहले नंबर पर उनकी क्या खसूसियत है, हम जानते हैं आल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तमाम एंजाइम्स जो हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, यानी गोल प्रोटीन्स होते हैं। पहले भी आपको बताया था, याद होगा आपको, कि प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन करें तो जनरल क्लासिफिकेशन के तहत ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो हैं वो उसकी दो बड़ी अकसाम हैं। एक फाइबरस प्रोटीन्स, फाइबर्स यानी लंबी लंबी धागों वाली प्रोटीन्स, और दूसरा गोल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, गोल प्रोटीन्स हैं, नॉट फाइबरस प्रोटीन्स। ये पहली खसूसियत थी। इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक जो है वो एंजाइम्स की, कि ये भी हम जानते हैं, नाइन्थ में भी हमने पढ़ी है, मैट्रिक में, ये खसूसियात इनकी। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। वो अपने आप को खर्च किए बगैर ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। जाहिर है कुजा सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को खुद प्रोडक्ट में चेंज होना पड़े, इसकी बजाय एंजाइम उनको पकड़ पकड़ के जल्दी से तेज़ी से प्रोडक्ट्स में चेंज करते जाते हैं। इस तरह रिएक्शन के शरह को, रिएक्शन के रेट को भी एंजाइम्स बढ़ा देते हैं और ख़ुद इस्तेमाल भी नहीं होते। दोबारा वो एंजाइम आके प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को पकड़ता है और प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। दोबारा वही एंजाइम आता है, सबस्ट्रेट को पकड़ता है और प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो इसलिए दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। अपने आप को खर्च किए बगैर ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं एंजाइम। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर आर प्रॉपर्टीज ऑफ द एंड प्रोडक्ट। एंजाइम्स की मौजूदगी जो है ये एंड प्रोडक्ट्स की नेचर और प्रॉपर्टीज पर कोई असर नहीं डालती। एंजाइम्स की मौजूदगी एंड प्रोडक्ट्स की नेचर या प्रॉपर्टीज़ पर कोई असर नहीं डालती। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिएक्शन जो है एंजाइम्स के बगैर अगर वकूफ़ पजीर हो रहा है, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो सॉलिड स्टेट में पैदा हो रहे हैं विदाउट एंजाइम, और अगर एंजाइम के ज़रिए वही वही रिएक्शन वकूफ़ पजीर करवाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि अब वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस या लिक्विड हालत में पैदा होना शुरू हो जाएं। नहीं, उनकी नेचर या प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। एंड पहले अगर वो बगैर एंजाइम के प्रोडक्ट्स सॉलिड स्टेट में पैदा हो रहे थे तो एंजाइम्स की मौजूदगी में भी वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पैदा होंगे। इसलिए देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। एंजाइम्स की मौजूदगी जो है ये एंड प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और नेचर पर कोई असर नहीं डालती। और दूसरा, इस तरह से भी कोई असर नहीं डालती एंजाइम्स की मौजूदगी एंड प्रोडक्ट्स पर। कोई असर इसलिए भी नहीं डालती कि जो एंड प्रोडक्ट बना दी है इस एंजाइम ने, तो ऐसा नहीं होगा कि अब ये एंजाइम इनको पकड़कर, दोबारा पकड़कर इन्हीं प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट में चेंज कर दे। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए एंजाइम्स की मौजूदगी एंड प्रोडक्ट की के ऊपर जो है वो किसी तरह से भी इनकी प्रॉपर्टीज़ या नेचर पर असरअंदाज नहीं होती एंजाइम की मौजूदगी। ये तीन करेक्टरिस्टिक्स थी। चौथी करेक्टरिस्टिक है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं इनको तेज़ करने के लिए एंजाइम्स की थोड़ी सी मिकदार की ज़रूरत होती है। अगर तो इन्होंने खुद, इनका एक्सपेंडिचर होना हो, इन्होंने खर्च होना हो जाना हो, इस्तेमाल हो के ख़त्म हो जाना हो, तो फिर तो नए और ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत पेश आए। क्योंकि
ये एंजाइम जो है वो खुद इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि रिएक्शन को वकूफ़ पज़ीर करवाते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवाते रहते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए एंजाइम्स की थोड़ी सी मिकदार भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए काफ़ी होती है। तो पांचवी खसूसियत भी हम जानते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम्स जो हैं वो अपने एक्शन में, अपने काम में बहुत मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि हर एंजाइम की अपनी एक सबस्ट्रेट होती है जो उसकी एक्टिव साइट के मुताबिक बनी होती है और वो उसी के साथ रिएक्ट करेगी। जैसा कि ये एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट पर रिएक्ट करेगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए जो है वो मखसूस है। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, वो अपने एक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। दो तरह से ये स्पेसिफिक हो सकते हैं जी। एक तो अ सिंगल एंजाइम कैटालाइजेज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, एक सिंगल एंजाइम जो है वो एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करवाएगा। यानी अगर एंजाइम सेलुलेज है तो वो सिर्फ सेलुलोज पर ही अमल करेगा। एक सिंगल एंजाइम एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को ही वकूफ़ पज़ीर करवाएगा। दूसरे नंबर पर एंजाइम इस लिहाज से भी मखसूस होते हैं, या तो वो सिंगल एंजाइम जो है वो सिंगल केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाएंगे, या फिर दे विल कैटालाइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं, एक ही मेटाबॉलिक पाथवे में मौजूद होते हैं या एक दूसरे से काफ़ी हद तक रिलेटेड होते हैं, तो वो इस सूरत में फिर एक एंजाइम जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस को भी वकूफ़ पज़ीर करवा सकता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस को भी वकूफ़ पज़ीर करवा सकता है। जैसा कि हेक्सोकाइनेज जो है ये 6 कार्बन वाले ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज तीनों पर जो है वो असरअंदाज होता है, तीनों को एज अ सबस्ट्रेट लेकर उनको प्रोडक्ट में चेंज करने के काबिल होता है। यानी एक एंजाइम या तो सिंगल एंजाइम जो है वो सिंगल केमिकल रिएक्शन को वकूफ़ पज़ीर करवाएगा, या फिर रिलेटेड रिएक्शंस के ग्रुप को भी कैटालाइज करवा सकता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास छठे नंबर पर, दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम्स जो हैं वो पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आने वाली थोड़ी सी तब्दीली के लिए भी वो सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर पीएच में थोड़ी सी तब्दीली आ जाए तो एंजाइम्स की एफिशिएंसी या कारकर्दगी जो है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए, माइनर सी चेंज भी आ जाए, तो एंजाइम्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी में भी अगर कमी बेशी आ जाए तो इससे भी एंजाइम्स की वर्किंग जो है वो मुतासर होती है। ठीक है, पीएच में अगर चेंज, क्योंकि हर एंजाइम को काम करने के लिए ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है, तो ऑप्टिमम पीएच से अगर पीएच कम होगी या ज़्यादा होगी तो एंजाइम की कारकर्दगी मुतासर होगी। पीएच से मुराद क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। यानी हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो एंजाइम्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके आर ग्रुप के साथ लगे हुए जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना, उनमें और हाइड्रोजन आयन जो है वो पार्शल बॉन्ड्स बनाकर मजीद जो है वो H प्लस आयन्स उनके अंदर हाइड्रोजन आयन्स जमा होना शुरू कर देंगे, उनके स्ट्रक्चर को डीनेचर करना शुरू कर देंगे। अगर पीएच यानी हाइड्रोजन आयन्स की कमी वकूफ़ पज़ीर हो जाए उस सोल्यूशन के अंदर जहाँ पर एंजाइम काम कर रहे हैं उस मीडियम में, तो फिर जो हाइड्रोजन आयन अमाइनो एसिड्स के साथ प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं वो भी टेंड टू सेपरेट, वो भी अलग होने की कोशिश करते हैं, उससे भी एंजाइम्स का यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर होने का अंदेशा होता है, तो उनकी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो भी बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम हो जाए तो तब भी फ्रीजिंग की तरफ जाने वाली बात है। तो इनकी वाइब्रेशनल और जो हरकी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, कोलिजन कम होंगे, तो इसलिए सबस्ट्रेट से टकराव जब कम होगा तो भी इनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर होगी। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक हद तक हम बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम्स की कारकर्दगी या वर्किंग जो है वो बढ़ती जाएगी। एक हद से ज़्यादा जाने के बाद अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा एंजाइम की कारकर्दगी पर,
ताहम अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो एंजाइम्स की एफिशिएंसी या वर्किंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। सातवीं कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की क्या है? सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ एंजाइम्स को अपने मुनासिब काम के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये एंजाइम है और ये इसका कोफैक्टर है। काफ़ी सारे एंजाइम अपने नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर के बगैर ही अपना काम सर अंजाम दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम्स को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। इसे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कोफैक्टर की कितनी अकसाम थी? 3, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और एक्टिवेटर। आठवीं कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की क्या है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। एंजाइम्स जो हैं ये रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम्स रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए वो कम से कम एनर्जी जो चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अगर हम एंजाइम के बगैर एक रिएक्शन को देखें तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। एंजाइम्स क्या करते हैं? उसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम कर देते हैं, जिससे वो रिएक्शन फिर आसानी से वकूअ पज़ीर हो पाता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ये ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी हो जाती है, जिससे रिएक्शन जल्दी वकूअ पज़ीर होता है और तेज़ी से हो जाता है। अब एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं? 3 तरीक़ों से वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। ये आपकी बुक में, एफएससी की बुक में नहीं है। तो कहता है कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय। एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से कम करते हैं? आल्टरिंग द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट की शेप में थोड़ी सी तब्दीली ले आते हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी में कमी वकूअ पज़ीर हो जाती है। दिस reduces the requirement of the energy for this change। ठीक है, सबस्ट्रेट की शेप को तब्दील करने का अमल जो है वो इस तब्दीली के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। सबस्ट्रेट की शेप को तब्दील करने का अमल यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। सम एंजाइम्स डू सो बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्ट्रेट्स। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो ऐसा इस तरह से करते हैं। कैसा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। किस तरह करते हैं कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं उनको डिसरप्ट कर देते हैं एंजाइम। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहाँ से सबस्ट्रेट ने टूटना है उनकी अपोजिट साइड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगे हुए हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं? उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिसरप्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे उनको तोड़ने में या अलग होने में आसानी होती है। तो आसानी से एक्टिव थोड़ी एनर्जी से ही उन दोनों को अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से भी एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के साथ लगकर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तीसरे नंबर पर एंजाइम्स में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स इन करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। एंजाइम्स जो हैं ये सबस्ट्रेट्स की करेक्ट ओरिएंटेशन यानी कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने की जो सही समत होती है उस समत में सबस्ट्रेट्स को लाकर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। यानी कि एक सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन या समत दूसरी तरफ है तो एंजाइम को उसके साथ रिएक्ट करने के लिए या सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों को रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, ज़्यादा हरकत तवानाई भी आएगी, एज अ होल ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो लेकिन एंजाइम क्या करते हैं कि वो अपने सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन को करेक्ट करते हैं या ज़्यादातर रिएक्शन ही उस समझ से जाके करते हैं जहाँ पर एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स हो सकें। इस तरह एनर्जी जो है वो कम इस्तेमाल होती है। इस तरह से भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं एंजाइम्स अपनी सबस्ट्रेट को अपने करेक्ट ओरिएंटेशन में लाकर। अच्छा, वो कहता है जी सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग
कुछ एंजाइम्स जो हैं वो मुमकिन तौर पर नुकसानदेह होते हैं। कब नुकसानदेह होते हैं? इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फार्म, अगर उनको उनकी एक्टिव फार्म के अंदर पैदा कर दिया जाए सेल के अंदर, तो वो मुमकिन तौर पर डैमेजिंग होते हैं, वो नुकसानदेह होते हैं। तो एंजाइम की एक्टिव फार्म, ये याद रखिएगा कि एंजाइम्स की दो फार्म्स हो सकती हैं, एक उसकी एक्टिव फार्म और दूसरी इनएक्टिव फार्म। ठीक है, एक्टिव फार्म जिसमें वो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, कैटालिसिस का अमल करेगा, और इनएक्टिव फार्म में वो जो है वो डोरमेंट होगा, वो एक्टिव नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो नुकसानदेह होता है सेल के लिए, सेल के अपने लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए सेल के अंदर वो एक्टिव फार्म में नहीं बल्कि इनएक्टिव फार्म में प्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर उसको वहां भेजा जाता है जहां उसने काम करना होता है, तो वहां उस जगह पर ले जाकर उसको दोबारा एक्टिव कर दिया जाता है ताकि वो अपनी जगह पर जाकर अपना काम सरंजाम दे। मसलन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमिक के अंदर जो है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है वो एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन मौजूद होता है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो हमारे स्टोमिक के सेल्स के अंदर ये पैदा हो रहा होता है, तो इसके अंदर सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो इसलिए कुदरत ने एक हिफाजती इंतज़ाम कर रखा है कि ये एंजाइम हमारे स्टोमिक के सेल्स में एक्टिव फार्म यानी पेप्सिन की सूरत में खारिज नहीं होता, एक्टिव फार्म में नहीं बनाया जाता, बल्कि इनएक्टिव फार्म पेप्सिनोजिन की सूरत में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इनएक्टिव फार्म पेप्सिनोजिन की सूरत में पैदा करके इसको स्टोमिक में डिस्चार्ज किया जाता है, जहां पर मैदे का तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेप्सिनोजिन पर अमल करके इसको पेप्सिन में चेंज कर देता है, यानी इनएक्टिव एंजाइम पर अमल करके उसको एक्टिव एंजाइम बना देता है, ताकि फिर ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन जो है ये हमारे स्टोमिक में आने वाली जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो एक्चुअली होता क्या है, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फार्म में कैसे प्रोड्यूस करवाया जाता है कि इस पेप्सिनोजिन एंजाइम की, आप जानते हैं कि हर एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, जिस एक्टिव साइट की वजह से ही वो सारे कैटालिसिस का अमल वकूफ पजीर करवाता है। तो पेप्सिनोजिन की जो एक्टिव साइट आप देख रहे हैं पिंक कलर में, जिसने बायो कैटालिसिस का अमल करवाना है, प्रोटीन्स को तोड़ना है, इसको असल में लॉक कर दिया जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स। चंद अमाइनो एसिड्स की मदद से इसकी एक्टिव साइट लॉक कर दी गई होती है, इसलिए ये इनएक्टिव होता है और सेल्स की प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। स्टोमिक के आने के बाद ये HCl जो है वो यहाँ पर रिएक्शन करके, ठीक है ना, अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर ये इजाफी अमाइनो एसिड्स को अलहदा कर देता है, और इस तरह इसकी एक्टिव साइट जो है वो अब रिएक्ट करने के लिए आज़ाद हो जाती है। अब ये एक्टिव साइट जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए एक्टिव हो चुकी है। इसलिए वो बता रहा है कि कुछ एंजाइम जो हैं अगर अब उनकी एक्टिव फॉर्म के अंदर उनको प्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो मुमकिन तौर पर नुकसानदेह होते हैं। मिसाल वो दे रहा है कि फॉर एग्जांपल पेप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन जो है ये एक पावरफुल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, एंड इज क्वाइट कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर, और ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को तबाह करने के बिल्कुल काबिल है। और फिर अगर सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को ही ये तबाह करने के काबिल है तो फिर हल क्या इसका? एंड दस इज प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव पेप्सिनोजिन फार्म बाय द सेल, इसलिए ये सेल से इनएक्टिव फार्म पेप्सिनोजिन की सूरत में पैदा करवाया जाता है। इट इज कन्वर्टेड इन इट्स एक्टिव फार्म ओनली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये अपनी एक्टिव फार्म में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हजमी नाली में, मैदे में इसको इसकी एक्टिव फार्म में चेंज किया जाता है। वहाँ इसको क्यों चेंज किया जाता है? वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव, जहाँ पर इसके एक्टिव होने की ज़रूरत है वहाँ इसको फिर यानी मैदे के अंदर एक्टिव बना दिया जाता है, ताकि ये हमारे स्टोमिक में आने वाली प्रोटीन्स वगैरह को डाइजेस्ट कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।